स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का जन्मदिन आज है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर सेवा सप्ताह मना रही है पार्टी। मसूरी में बीजेपी का स्वच्छता अभियान है। लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक भी किया गया, यानी कि 14 सितंबर से ही सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी मना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक भी किया गया। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही बीजेपी पार्टी सेवा सप्ताह वीक मना रही है, यानी कि इस पूरे 7 दिनों में जनता को जागरूक किया जाएगा। तमाम अच्छे काम, स्वच्छता की ओर ध्यान। और मसूरी में बीजेपी का स्वच्छता अभियान भी लगातार देखने को मिल रहा है। खुद ही कूड़ा करकट उठाते हुए यहां से नजर आए हैं कार्यकर्ता। सफाई, लोगों को जागरूक करना, कई जगहों पर शिविर भी लगाए गए। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पीएम मोदी का जन्मदिन आज है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये 70वां जन्मदिन और इसी मौके पर सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। मसूरी में भी बीजेपी पार्टी ने स्वच्छता अभियान के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया और साथ ही 14 सितंबर से सेवा सप्ताह मना रही है बीजेपी। 20 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पीएम के 70वें जन्मदिन पर सेवा सप्ताह मना रही है पार्टी। मसूरी में बीजेपी का स्वच्छता अभियान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और इसी मौके पर बीजेपी पार्टी 14 सितंबर से ही सेवा सप्ताह मना रही है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके। धर्मेंद्र, पीएम नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन और 14 सितंबर से ही बीजेपी सीधे तौर पर सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, तो क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही है? हालांकि अगर हम बात करें तो स्वच्छता अभियान को लेकर भी लोगों को इस दौरान जागरूक किया जा रहा है लगातार। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और बीजेपी पूरे देश में इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। हरिद्वार में अगर बात करें बीजेपी कार्यकर्ताओं की तो काफी उत्साह यहाँ पर है और पहले दिन वृक्षारोपण यहाँ पर किया गया था बड़ी संख्या में। उसके बाद अभी कल जो तीसरा दिन था उसमें स्वच्छता अभियान चलाकर यहाँ पर सेवा सप्ताह मनाया गया है। आज चूंकि जन्मदिन है तो आज भी बड़ी संख्या में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। उसके साथ ही बीजेपी के अलावा जो अन्य कई सामाजिक संस्थाएं आज उनके द्वारा भी उनके जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम रखे गए हैं, क्योंकि जैसे कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में जो अन्य संस्थाएं हैं वो मास्क आज बांटेंगी। साथ में स्वच्छता को लेकर अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। अब से पहले जब भी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन रहा है तो अन्य संस्थाएं हो या बीजेपी हो तो स्वच्छता अभियान के रूप में इसे मनाते रहे हैं। और चूंकि पूरा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह है। कल एक स्वच्छता अभियान चलाया गया था, आज भी कार्यक्रम है। पूरे सप्ताह क्योंकि सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनमें काफी उत्साह है और बड़े उत्साह के साथ नित्य रोज नए सामाजिक कार्य करके सेवा सप्ताह को मनाया जा रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज है और इसी मौके पर 14 सितंबर से ही बीजेपी पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में उनका जन्मदिन मना रही है। मैं रुक करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। बैठक के लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। तो आगामी विधानसभा सत्र को लेकर बैठक में हो सकती है चर्चा, ये जानकारी सामने आ रही है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके। सुभाष, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर, क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, उत्तराखंड कैबिनेट की जो अहम बैठक है वो आज सचिवालय में आहूत होनी है। लगभग सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई और कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार ये कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और जो स्थिति है वो बेहद खराब होती हुई प्रदेश की नजर आ रही। तो ऐसे में कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से निपटने के लिए कुछ बड़े फैसले सरकार इस कैबिनेट में आज ले सकती है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि
शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन बाजारों का किया जाए। और लगातार उनकी मांग है कि जिस तरीके से बाजारों में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बाजारों में ज्यादा फैल रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूर्ण लॉकडाउन शनिवार और रविवार को किया जाए। हालांकि इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि आगामी 23 तारीख से उत्तराखंड विधानसभा का विधानसभा सत्र है। और सत्र किस जगह कराया जाए, यानी कि ये देखा जाता है कि विधानसभा के अंदर ही हमेशा सत्र कराया जाता है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इस बार जो विधानसभा सत्र है वो सचिवालय में भी कराया जाए। तो इसको लेकर भी कुछ निर्णय लिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि सत्र में किस तरीके से सरकार अपनी बातें विधानसभा में रखे और क्या कुछ अलग मुद्दे सरकार विधानसभा में पास कराए, उन सबको लेकर भी आज उत्तराखंड की जो कैबिनेट बैठक है उसमें कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो सामने आ रही है, आपको बता दें जहां देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में मॉनसून सत्र पर बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां राज्य सचिवालय में हो सकता है विधानसभा का मॉनसून सत्र। तो विधानसभा अध्यक्ष के साथ सीएम करेंगे संयुक्त निरीक्षण और साथ ही मौजूदा विधानसभा के मंडप में नहीं है पर्याप्त स्थान। 23 सितंबर से आयोजित होने जा रहा है ये मॉनसून सत्र और इसी दौरान जो जानकारी सामने आ रही है, तो बड़ी और अहम जानकारी जहां उत्तराखंड में मॉनसून सत्र को लेकर ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। राज्य सचिवालय में हो सकता है विधानसभा का मॉनसून सत्र। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आगामी 23 तारीख को उत्तराखंड का विधानसभा सत्र होना है उसको लेकर एक बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो विधानसभा भवन है जहां विधानसभा सत्र किया जाता है, जिस कक्ष के अंदर, वहां पर्याप्त मात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए 70 विधायकों को बिठाने की जो जगह है वो नहीं है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आज जो विधानसभा अध्यक्ष है सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार है, उस सभागार का निरीक्षण करेंगे कि यहाँ विधानसभा सत्र कराया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो सभागार है वो काफी बड़ा है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए वहाँ सभी विधायकों को बिठाया जा सकता है। तो ऐसे में आज ही निरीक्षण के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार जो विधानसभा सत्र है उत्तराखंड का, जो कि 23 सितंबर से होना है, उसको कहाँ कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक लगातार ये तैयारियां ही विधानसभा के जरिए की जा रही थी कि विधानसभा में किस तरीके से विधानसभा सत्र कराया जाए, क्योंकि जो पत्रकार जो कक्ष होता था या फिर कहा जाए जो दर्शक दीर्घा होती थी, उसमें भी जो विधायकों को बैठने की बात कही जा रही थी कि उस जगह पर भी उनको बिठाया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके भी जो सोशल डिस्टेंस के जरिए थे वो पूर्ण तरीके से वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा अध्यक्ष से अपील की थी कि वो एक बार सचिवालय का वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार देखें और यदि उनको समझ में आता है तो उस जगह विधानसभा सत्र कराया जा सकता है। जी बिल्कुल सुभाष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। मैं रुक करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 1540 नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें 35,947 के पार, यानी कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,000 है। कोरोना से अब तक 447 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है और 24 घंटे में भी जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो स्थिति को अभी भी चिंताजनक बना रहा है। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,000 है। तेजी से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी कि कोरोना से अब तक 447 लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 1540 नए पॉजिटिव मरीज प्रदेश में पाए गए, तो ऐसे में चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक कोरोना संक्रमित की वजह से लगभग 447 लोग प्रदेश में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जो एक्टिव केसेस शुरुआती दौर में केवल 4 से 5 हजार थे, वो अब 11,000 के पार पहुंच चुके हैं, यानी ये स्थितियां बेहद खराब होती हुई उत्तराखंड की नजर आ रही है। अगर हम जिलेवार बात करें तो सबसे अधिक जो पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो राजधानी देहरादून के, जहाँ
400 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पूरे प्रदेश में पाए गए हैं। वहीं अगर उसके बाद अगर बात की जाए तो उधम सिंह नगर में भी लगभग 246 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरिद्वार में 363 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो कहा जा सकता है कि स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं अब स्थितियां उसको देखते हुए बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार कोरोना का कहर उत्तराखंड में भी जारी है। बात करेंगे चमोली की, जहां पर विधायक महेंद्र भट्ट के साथ कहासुनी हो गई है। कुछ युवकों का विधायक से विवाद हुआ है और खेल किट नहीं देने से युवक नाराज थे और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता और युवकों के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। घटना वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो कुछ युवकों का विधायक से विवाद हुआ, साथ ही उस दौरान का जो वीडियो निकलकर सामने आया है, वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता और युवकों के बीच में धक्का मुक्की देखने को मिली है। घटना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल और साथ ही विधायक महेंद्र भट्ट के साथ ये कहासुनी हुई। देख लिया, ये हमारे विधायक चमोली का ये पूरा मामला है। बना दिया ना ये कुछ युवकों का विधायक से पूरा विवाद, खेल किट नहीं देने से नाराज थे युवक, जिसके चलते ये विवाद देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ता और युवकों के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। तो घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक महेंद्र भट्ट के साथ ये कहासुनी हुई। ये देख लिया, ये हमारे विधायक ये बना दिया ना रुड़की में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ है आरोपी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां आरोपी के फरार होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया। नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने का यह आरोप लगा है। तो बड़ी और अहम जानकारी रुड़की से, जहां आरोपी के फरार होने पर पुलिस महकमे में यह हड़कंप देखने को मिला। तो आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने का ये आरोप उस पर लगा हुआ है। आरोपी के फरार होने पर पुलिस महकमे में यह हड़कंप दिखाई दिया। तो आरोपी पर लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। रुड़की से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार हुआ। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमों का गठन भी कर रही है। तो रुड़की का ये पूरा मामला है। आरोपी के फरार होने पर पुलिस महकमे में यह हड़कंप। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमों का गठन भी कर रही है। और आपको बता दें कि आरोपी के फरार होने पर अब पुलिस भी परेशान। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा ऐलान, कल मौन व्रत पर बैठेंगे हरीश रावत। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देहरादून के गांधी पार्क में करेंगे मौन व्रत और साथ ही किसान की परेशानी पर मौन व्रत किया जाएगा। 3 अध्यादेशों की मंजूरी का विरोध भी जताएंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत का ये बड़ा ऐलान, कल मौन व्रत पर बैठेंगे हरीश रावत और देहरादून के गांधी पार्क में करेंगे मौन व्रत, जहां किसान की परेशानियों पर वो मौन व्रत करेंगे और साथ ही 3 अध्यादेशों की मंजूरी का विरोध जाहिर करते हुए नजर आएंगे। और लगातार पूर्व सीएम हरीश रावत इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर अब वो कल मौन व्रत भी करेंगे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत का ये बड़ा ऐलान, कल मौन व्रत पर बैठेंगे हरीश रावत। तो देहरादून की गांधी पार्क में करेंगे मौन व्रत। किसान की परेशानी पर ये मौन व्रत किया जाएगा। 3 अध्यादेशों की मंजूरी का भी विरोध जाहिर करेंगे और लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। किसानों के हित में नहीं है ये 3 अध्यादेश, ये कहा जा रहा है लगातार। और इसी कड़ी में अब पूर्व सीएम हरीश रावत भी किसानों का समर्थन करते हुए मौन व्रत पर बैठेंगे। तो देहरादून के गांधी पार्क में करेंगे मौन व्रत। ऋषिकेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में अब एयर एम्बुलेंस सेवा रेगुलर तौर पर संचालित हो सकेगी। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डीजी
सीए द्वारा एम्स को इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस अनुमति के बाद अब देश के किसी भी कोने से गंभीर स्थिति के मरीजों या फिर गंभीर घायल मरीजों को इलाज हेतु तत्काल एम्स ऋषिकेश लाया जा सकेगा। तो केंद्र सरकार के डीजीसीए ने जारी की है अनुमति। एम्स ऋषिकेश हेलीपैड को डीजीसीए द्वारा अब पूर्ण रूप से अनुमति मिल चुकी है। हमारा एसओपी डीजीसीए द्वारा ओके कर दिया गया है और अब एम्स ऋषिकेश का हेलीपैड विधिवत रूप से रेगुलर ऑपरेशंस करने के लिए स्वतंत्र है। एम्स ऋषिकेश में अब न केवल स्टेट के बल्कि स्टेट से बाहर पूरे इंडिया से कोई भी एयर एम्बुलेंस सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज के लिए हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं और ये सुविधाएं हमारे यहाँ पे चालू हैं। तो केंद्र सरकार के डीजीसीए ने जारी की है अनुमति और एयर एम्बुलेंस से देश के किसी भी कोने से आ सकेंगे मरीज। वहीं देहरादून में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार का पुतला दहन करके विरोध जाहिर किया गया और साथ ही प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया गया। सब्जी और फलों की बढ़ती कीमतों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। तो राज्य सरकार का पुतला दहन करके विरोध जाहिर किया गया है। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखने को मिला और कांग्रेसी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। आगे नहीं जा रहा भाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। ऐसे में जल्द कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके तहत कांग्रेस सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य निदेशालयों के बाहर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासत भी गर्मा गई है और इसको लेकर लगातार हमला बोला जा रहा है। प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेगी कांग्रेस। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन की चेतावनी। इंतजार कर रहे हैं सरकार कोई जवाब दे। सरकार कोई जवाब ही नहीं देती। अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने बाकायदा अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके हमारे ऊपर ही आरोप मढ़ दिया कि झूठ बोल रहे हैं, अस्पतालों में जगह है, वेंटिलेटर है, आईसीयू है। जब सारे चैनल्स ने, सारे समाचार पत्रों ने समाचार छाप दिया कि अस्पताल फुल हो गए, उसके बाद हमने मांग करी कि माफ़ी मांगे, लेकिन आज तक माफ़ी भी नहीं मांगी। इस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो जनता की जान के साथ, जनता की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के साथ हम लोग बैठेंगे, सारे लीडरशिप बैठेगी और हम लोग तय करेंगे कि इसके खिलाफ किस प्रकार से आंदोलन हमको चलाना चाहिए। हरिद्वार हर की पौड़ी पर बहने वाली गंगा धारा को स्कैप चैनल बताने वाले शासनादेश को रद्द करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में है। श्री गंगा सभा के सदस्य सौरभ सिखोला, प्रतीक मिश्रपुरी ने हरिद्वार प्रेस क्लब में आंदोलन करने की घोषणा की है। इस मौके पर सौरभ शुक्ला ने कहा है कि गंगा धारा को स्कैप चैनल बताने वाले शासनादेश को रद्द करने के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस अध्यादेश को रद्द नहीं कर रही है। अब इस शासनादेश को रद्द कराने के लिए वो हर की पौड़ी पर जन आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना को देखते हुए ना तो वो अपने यजमान बुला रहे हैं और ना ही वहां पर तीर्थ पुरोहितों की भीड़ रहेगी। वो अपने कुछ साथियों के साथ इस शासनादेश को रद्द कराने के लिए 18 सितंबर के बाद आंदोलन शुरू करेंगे। इस मौके पर ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्रपुरी ने कहा है कि कुछ लोग धन उपार्जन करने के लिए ऑनलाइन पूजा पाठ और कर्मकांड कर रहे हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से ऑनलाइन कर्मकांड चलाने वाले यजमान को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
हर की पौड़ी पर बहने वाली गंगा धारा को बताया है स्कैप चैनल बताने वाले शासनादेश को रद्द करने की मांग की गई है। शासनादेश रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है प्रेस क्लब के जरिए कि अब इसको लेकर जन आंदोलन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल है, ऐसे में तमाम चीजों का ख्याल भी रखा जाएगा। तो हर की पौड़ी पर बहने वाली गंगा धारा को स्कैप चैनल बताया गया था, जिसको लेकर अब ये आक्रोश, ये गुस्सा दिखाई दे रहा है। शासनादेश को रद्द करने की मांग की जा रही है। स्कैप चैनल को रद्द करने को लेकर जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं दून उद्योग व्यापार मंडल ने अगले 3 शनिवार रविवार को बाजार लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। सोमवार को व्यापार मंडल की कई इकाइयों ने पूर्ण लॉकडाउन की मांग रखी, हालांकि इस पर एक राय नहीं हो पाई। बाद में फैसला लिया गया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अगले 3 शनिवार को व्यापारी खुद ही प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। उन्होंने प्रशासन सरकार से 2 दिन के साप्ताहिक लॉकडाउन में कर्फ्यू लगाने की मांग की। दून उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक अनिल गोयल ने बताया है कि राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए अगले 3 शनिवार और रविवार को प्रशासन का सहयोग मिलने पर ही बंद रखा जाएगा। अनिल गोयल ने यह भी कहा कि व्यापार मंडल के पदाधिकारी जल्द मुख्यमंत्री से इस संबंध में बातचीत भी करेंगे। तो कई इकाइयों ने पूर्ण लॉकडाउन की मांग भी रखी है। दून उद्योग व्यापार मंडल ने इसका फैसला भी लिया है। तो शनिवार रविवार को बाजार बंद रहेंगे। दून उद्योग व्यापार मंडल ने इस बात का फैसला ले लिया है। तो अगले 3 शनिवार रविवार को ये बाजार बंद रहेंगे। पूर्व लॉकडाउन पर हालांकि सहमति नहीं बन पाई है, तो मामले में सीएम से भी मिला जाएगा और अगले 3 शनिवार रविवार को बाजारों को बंद रखा जाएगा। तो दून उद्योग व्यापार मंडल ने ये फैसला लिया है। मामले में सीएम से मिलेंगे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि। तो शनिवार और रविवार को अब बाजार बंद रखे जाएंगे। अगले 3 शनिवार और रविवार को ये बाजार बंद रहेंगे। वहीं रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में इंसानियत की हदें पार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ ही एम्बुलेंस के ड्राइवर ने छेड़छाड़ कर दी। महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि कोतवाली क्षेत्र के बिछौली गांव निवासी इरफान नाम का एक एम्बुलेंस ड्राइवर रात के समय में कोविड केयर सेंटर पहुंचा और महिला के कमरे में घुसकर छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद महिला ने साहस दिखाते हुए इरफान को कमरे से बाहर धकेलकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद महिला ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। तो कोविड केयर सेंटर पहुंचकर छेड़छाड़ किया गया महिला के साथ। मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत क्वारंटाइन की गई एक महिला से एम्बुलेंस के ड्राइवर, जिसका नाम इरफान निवासी बिझौली मंगलौर है, के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की सूचना पीड़िता के परिजनों के द्वारा कोतवाली मंगलौर में दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 452, 354 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्त इरफान निवासी बिझौली मंगलौर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।